हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वाइट इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर का वेटेज काफी ज्यादा है और जो स्टूडेंट नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर है बिकॉज 9th और 10th में ये बहुत ही ब्रीफ में दिया रहता है और 11th तक इसका डिस्क्रिप्शन काफी हाई लेवल पे चला जाता है। सो स्टूडेंट को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा इसमें क्रिएट होती है। सो आई विल ट्राई कि आप लोगों की सारी कंफ्यूजन, सारी प्रॉब्लम्स को मैं शॉर्ट आउट कर पाऊं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। सेल की अगर हम बात करें तो वी नो दैट इट्स अ फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मींस कोशिका जीवन का एक भौतिक आधार है, हम सभी इस बात को जानते हैं। एक सिंगल सेल एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करती है। मींस एन ऑर्गेनिज्म अराइजेस फ्रॉम अ सिंगल सेल, दैट इज जाइगोट। और जाइगोट कैसे बनता है आपको मालूम है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से। ओके, वो एक जो जाइगोट होता है, जो उसको लाइफ मिली है, वो कैसे आगे प्रोसेस करेगा, उसमें जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है और डिवीजन होता है, उन सारी चीजों को हम आज इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। ओके, सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम दो तरह के सेल डिवीजन देखेंगे, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। बट माइटोसिस और मियोसिस को पढ़ने से पहले हमको सेल साइकिल को पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसके अंदर में कुछ फेजेस हैं जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं फेजेस के थ्रू हम माइटोसिस और मियोसिस को बहुत ही इजीली फाइंड कर पाएंगे। ओके, सो देखते हैं कि सेल साइकिल क्या होती है और ये जो फेजेस यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक सेल साइकिल बना रखी है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, आप डायग्राम्स को वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। कोशिश करूंगी कि मैं 1 बाय 1 सारे नोट्स भी आपको देती जाऊं और आप नोट्स को कॉपी करते रहिएगा ताकि आपको कहीं भी इधर उधर से नोट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ फेजेस हैं, जैसे कि G1, S एंड G2 एंड नाउ जो लास्ट है दैट इज आपका M फेज और डिवीजन फेज। इन 4 फेजेस से होके जब एक सेल गुजरती है तब वो जाके डिवाइड होती है और कंटिन्यूअसली प्रोसेस करती है। अगर हम सेल साइकिल की बात करें स्टूडेंट, तो ये क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच अ सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। ओके, मींस वी कैन से इट इज अ प्रोसेस वेयर सेल डिवाइड एंड फॉर्म 2 डॉटर न्यूक्लियाई। ओके, 2 डॉटर न्यूक्लियाई। एक सेल डिवाइड होती है और 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनाती है। ओके, यहाँ पे आपकी 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेगी, बिल्कुल जैसे कि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं, बाइनरी फिजन में पढ़ते हैं कि किस तरह से सेल डिवाइड हुई, और बिल्कुल सेम लाइक एज 2 उसमें न्यूक्लियाई जो होते हैं या 2 सेल जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस इसमें भी होती है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ फेजेस बनाया है, दैट इज G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ये क्या होता है, इसको समझने से पहले एक सिंपल सी क्लासिफिकेशन मैं आपको दूंगी, जिससे आपको ये डायग्राम का जो एक प्रोसेस है वो पर्टिकुलरली क्लियर हो जाएगा। ओके, क्लासिफिकेशन क्या है स्टूडेंट, कि ये जो हमारी सेल साइकिल है, सेल साइकिल को अगर हम देखें तो ये जो हमारी सेल साइकिल है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये डिवाइड होती है कितने फेजेस में अपने आप को कंप्लीट करती है, उसको देखेंगे। सेल साइकिल हमारी नॉर्मली 2 फेज में कंप्लीट होती है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि दिस इज द लार्जेस्ट फेज, दैट इज इंटरफेज, एंड दिस इज द एम फेज और डिवीजन फेज। ओके, तो दिस सेल साइकिल हैज बीन कंप्लीटेड इनटू 2 फेज, दैट इज इंटरफेज एंड एम फेज। हमने क्या बोला कि जो सेल साइकिल है वो कंप्लीट होती है 2 फेज में, दैट इज इंटरफेज
phase. Okay, enter phase and M phase. M phase means mitotic phase और enter phase. एंटर फेज जो होती है वो सेल साइकिल की सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है. ओके, सबसे लॉन्गेस्ट फेज क्यों होती है? यू कैन सी हियर कि यहाँ पे G1 भी है, S भी है, G2 भी है, और ये तीनों फेज जब कंप्लीट होते हैं तब पूरी एंटर फेज होती है कंप्लीट होती है. दैट्स व्हाई द एंटर फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल. ओके, सो एंटर फेज के अंदर में हमने कितने फेजेस हम पढ़ने वाले हैं? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं. एंटर फेज के अंदर हम पढ़ेंगे G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. इन सभी के बारे में हम वन बाय वन पर्टिकुलर मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर होगा. ओके, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ये जो तीनों फेज है इंटरफेस के, इनको जो दिया था, मतलब कि इंटरफेस के इस तीन फेजेस को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? 1953 में हार्वर्ड एंड पेल. ठीक है, मैं मेंशन कर रही हूं, यू कैन नोट डाउन हार्वर्ड एंड पेल. हार्वर्ड एंड पेल इन 1953. हार्वर्ड एंड पेल ने 1953 में इंटरफेस की G1, S एंड G2 फेज को दिया था. मतलब उन्होंने ही इनके बारे में बताया था कि सेल साइकिल के अंदर ये जो तीन फेजेस होते हैं इंटरफेस के, ये प्रेजेंट होते हैं. नाउ इट्स अ टर्न ऑफ एम फेज. व्हाट इज एम फेज? एम फेज को आपको मालूम है कि हम इसको बोलते हैं माइटोटिक फेज. ठीक है, माइटोटिक फेज, इट इज अ माइटोटिक फेज. और ये जो कंप्लीट होती है ये आपकी दो पार्ट में कंप्लीट होती है. कौन से दो पार्ट में कंप्लीट होगी? दैट इज कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. ओके, व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज द एम फेज. ओके, और कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. These 4 phases are included in karyokinesis. Okay, means you can say it's a PMAT. याद रखने का एक सिंपल तरीका है, it's a PMAT. What is PMAT here? It's a simple abbreviation for these 4 phases like prophase, metaphase, anaphase and telophase. Okay, these 4 phases are included in karyokinesis. What is karyokinesis? When nucleus is divided, then it is known as karyokinesis. Karyokinesis का मतलब है कि जब न्यूक्लियर में डिवीजन होगा, आपको मालूम है कि ये एक सेल है, इसके अंदर में एक न्यूक्लियस होती है और फिर यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर में ऑर्गेनेल्स होते हैं. ओके, सो जब इस न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, देन we say that it is a karyokinesis. Kinesis, you know that it is a division, splitting, and karyo means nucleus. जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर में जो लिक्विड, जो म्यूकस होता है, उसको हम बोलते हैं कैरियोलिम्ब. That's why this denotes that karyokinesis. Division of nucleus is known as karyokinesis, and division of cytoplasm is known as cytokinesis. Do you get it? Now, ये एम फेज के फेजेस हो गए और ये हो गया एंटर फेज. अब इन फेजेस को हम वन बाय वन करके क्लियर करेंगे कि इन फेजेस में क्या होता है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, सेल को डिवाइड होने से पहले कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो की जाती है, उनके बारे में देखते हैं. ओके, सो स्टूडेंट, नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट इंटरफेस. व्हाट इज इंटरफेस हियर? तो इंटरफेस की अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा? इंटरफेस, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन. तो यहाँ पे आप मेंशन करते जाइए, इट इज अ लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन की ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है. और हम क्या लिख सकते हैं? इट इज अ रेस्टिंग फेज. ओके,
इट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट कि जो लॉन्गेस्ट फेज है जिसमें सारा कुछ काम हो रहा है उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज। हाउ इज इट पॉसिबल नाउ? जिसमें सब कुछ हो रहा है, सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है, उसको हम रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज अ प्रिपरेशन फेज। सेल को डिवाइड होने से पहले प्रिपेयर करना, सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करने का जो पूरा फंक्शन होता है, जो पूरा काम होता है, वो होता है एंटर फेज के अंदर में। बट यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं होती है, दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज अ रेस्टिंग फेज। हिंदी में अगर हम बोले तो इसको हम सुप्तावस्था भी बोलते हैं। सेल अभी आराम कर रही है। आराम कर रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं कर रही है, इट्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है, तो सेल जो होगी वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी। ओके, सेल जो होगी वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, रेस्टिंग फेज होगी, और इसको हम प्रिपरेशन फेज भी बोलते हैं। प्रिपरेशन फेज, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिपरेशन फेज। सो एंटर फेज के अंदर में जो सबसे पहली फेज हम पढ़ेंगे दैट इज जीवन फेज। ओके, जीवन फेज जो होगी स्टूडेंट, आपको दिख रहा है डायग्राम में कि इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर में जो सबसे पहली फेज है दैट इज जीवन फेज, एंड जीवन फेज इट इज अ longest phase. It is a longest phase of interphase. ठीक है, it is the longest phase of interphase, you can mention here. ठीक है, now हमने बोला कि जब भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, वी नो दैट, एक सिंपल सी चीज हमको मालूम है, नॉर्मल है बहुत चीज, कि जब भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी वो सोमेटिक सेल्स के अंदर में होगी या जर्म सेल के अंदर में ही होगी। आपको मालूम है कि बॉडी के अंदर में क्रोमोसोम्स जो होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। केवल 1 पेयर जो होगा वही सेक्स क्रोमोसोम होता है, और उन्हें हम सोमेटिक सेल और जर्म सेल्स बोलते हैं। ओके, वो फर्टिलाइज करेंगे और एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, नाउ ये डिप्लॉइड जाइगोट एंटर करेगा जीवन फेज के अंदर में। ये डिप्लॉइड जाइगोट आ गया है यहाँ पे जीवन फेज के अंदर में। जीवन फेज के अंदर में स्टूडेंट, अगर कोई सेल एक बार एंटर कर जाएगी तो उसका डिवाइड होना निश्चित है, मीन्स वो डिवाइड होकर ही रहेगी। मीन्स वी कैन से जीवन फेज टेक्स डिसीजन फॉर द सेल डिवीजन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीवन फेज के अंदर ही जो सेल होती है वो डिसाइड करती है डिवाइड होने के लिए। ओके, सो जीवन फेज को हमने बोला इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ एंटरफेज। एंटरफेज की ये लॉन्गेस्ट फेज है। नाउ इसको हम गैप 1 भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज गैप 1 फेज। इट इज ऑल्सो नोन एज गैप 1। जीवन को आप ग्रोथ फेज भी बोल सकते हैं, बिकॉज जीवन में और G2 में सेल की ग्रोथ होती है, दैट्स व्हाई हमने इसको जीवन और G2 का नाम दिया है। इट्स अ ग्रोइंग पीरियड ऑफ सेल। ओके, तो गैप 1 फेज, अगर इसकी सिचुएशन की हम बात करें तो यू कैन से हियर वेरी क्लियरली कि इट इज सिचुएटेड बिटवीन M फेज एंड S फेज। तो आप यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। These are very basic but very important points which are I have to mention here. Okay, so यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिचुएशन की इट इज सिचुएटेड बिटवीन M फेज एंड S फेज। तो यहाँ पे ये M फेज एंड S फेज के बिटवीन में ये पाई जाती है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन M फेज एंड S फेज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बोलेंगे? G1 phase is also known as pre-synthesis phase. You can see here very clearly. Synthesis phase के just पहले की phase है. That's why we can say it is a pre-synthesis phase. देखिए कितने basic और कितने important points हैं, और आपको अपने notes को carry करने में बहुत ही easy होंगे। ओके, इस तरह के पॉइंट्स अगर आप लिखते हो अकॉर्डिंग टू डायग्राम तो डेफिनेटली एग्जाम में इसका जो एक फोकस होता है स्टूडेंट वो बहुत अच्छे रिमार्क्स आपको देगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इट इज अ
प्री सिंथेसिस फेज, प्री सिंथेसिस फेज, या यू कैन से इट इज ऑल्सो नोन एज प्री सिंथेसिस फेज। नाउ हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। अब भाई लॉन्गेस्ट फेज है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, सेल टेक्स डिसीजन फॉर द सेल डिवीजन। इस फेज के अंदर में यू कैन मेंशन हियर सेल टेक्स डिसीजन फॉर सेल डिवीजन। ओके, जो सेल होती है वो डिसाइड करती है कि उसे डिवाइड करना है कि नहीं करना है। ओके, नाउ अब चूंकि जीवन फेज के अंदर सेल आ चुकी है और ये एक सेल ग्रोथ होती है, मतलब ग्रोइंग फेज है, यहाँ पे सेल का ग्रोथ स्टार्ट होता है। तो भाई सेल को ग्रो करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? हम ह्यूमन बॉडी को ग्रो करने के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? प्रोटीन्स की। तो यहाँ पे और किन किन चीजों का फॉर्मेशन हो सकता है? प्रोटीन्स एंड आरएनए। ओके, तो मेंशन करिए नेक्स्ट पॉइंट को, प्रोटीन्स एंड आरएनए फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। ओके, प्रोटीन एंड आरएनए का फॉर्मेशन होगा। सेल कंटिन्यूअसली ग्रो करेगी यहाँ पे, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि कंटिन्यूअसली ग्रोइंग फेज ऑफ सेल, सेल की कंटिन्यूअसली ग्रोइंग फेज होती है ये। ओके, प्रोटीन्स का और आरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर G1 phase. Now it's a turn of S phase. So now हम देखेंगे सिंथेसिस फेज। तो इंटरफेज की जो सेकेंड स्टेज है दैट इज द एस फेज, दैट इज द एस फेज। एस फेज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इट इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस फेज। ठीक है, एस मीन्स सिंथेसिस फेज। सिचुएशन की अगर हम बात करें तो सिचुएशन इसकी क्या होगी, जल्दी से बताइए। इट इज सिचुएटेड बिटवीन G1 एंड G2 फेज। तो बिटवीन G1 एंड G2 फेज। ओके, G1 और G2 फेज के बीच में ये प्रेजेंट होता है। सिंथेसिस फेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है? यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मींस डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन यहाँ पे होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वी विल मेंशन हियर द रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन। रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन बोथ आर द सेम टर्म्स। तो रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा या डुप्लीकेशन होगा। नाउ ये तो हमने लिख दिया कि भाई डीएनए का रेप्लिकेशन होगा या डुप्लीकेशन होगा, बट आपको मालूम है कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट करता है तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। वहां पे कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी? सबसे पहला डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम होगा तभी तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। प्रोसेस पढ़ते आ रहे हैं, डीएनए टू डीएनए बनता है रेप्लिकेशन, डीएनए टू एमआरएनए बनता है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए टू बनता है प्रोटीन दैट इज ट्रांसलेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है तो क्या होगा? पॉलीमरेज एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स का भी फॉर्मेशन होगा उस समय, तो पॉलीमरेज एंजाइम भी यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। बट उससे पहले एक और पॉइंट हम देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, वो सिर्फ क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड्स में ही होगा, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे कोई कंफ्यूजन मत करिएगा। मींस रेप्लिकेशन अगर होगा तो जो डीएनए के 2C है, मतलब कि 2 क्रोमेटिड्स है, वो 4C में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे? आई विल शो यू विद अ सिंपल डायग्राम। दिस इज द क्रोमोसोम। ओके, एक क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर हम जानते हैं, ठीक है। दीज आर क्रोमेटिड्स, ये होते हैं क्रोमेटिड्स,
एंड दीज आर सेंट्रियोल, ठीक है, दीज आर सेंट्रियोल। क्रोमेटिड्स का जो नंबर है 2C to 4C मीन्स यू कैन से ये जो नंबर होंगे these will be increases और these will be double, ओके। तो these chromatids, ये जो दो क्रोमेटिड फॉर्म होंगे, सो हम बोल सकते हैं कि these are the sister chromatids, sister chromatids, ओके। दो सिस्टर क्रोमेटिड बनाएंगे। अब दो सिस्टर क्रोमेटिड जो सेम सेंट्रियोल पे हैं, तो these are homologous also, आपको मालूम है होमोलोगस भी होंगे ये। तो दो सिस्टर क्रोमेटिड बनाएंगे, मीन्स यहाँ पर 2 से 4 क्रोमेटिड बन रहे हैं, बट देयर विल बी नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। G1 फेज में जो 2n था, मीन्स G1 फेज में जो 2n डिप्लॉयड जाइगोट था, वो S फेज के अंदर भी 2n ही रहेगा। देयर विल बी नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। आई विल रिपीट इट अगेन एंड अगेन। अब कोई भी यहाँ पे मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, ओके। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऑल्सो एक्टिव। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी एक्टिव हो जाएगा। और क्या क्या हो सकता है, सोचिए, सिंथेसिस फेज है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिव होगा, यहाँ पे क्रोमेटिड्स का डुप्लीकेशन हो रहा है, प्लस यहाँ पर सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स also active in this phase, okay। अब what is the histone protein here? यहाँ पे histone protein का क्या फंक्शन है भाई, हमको मालूम है। हम बोल रहे हैं कि बार बार कि यहाँ पे जो सेंट्रियोल होगा वो भी डुप्लीकेट करेगा, क्योंकि जब माइटोसिस की तरफ जब सेल बढ़ती है तो वो क्या करती है, सेल जो होती है डिवाइड होकर इस तरह से पोल्स की तरफ जाती है। हम डिस्क्रिप्शन जब देखेंगे डिवीजन का तो उसमें हम समझेंगे इस चीज को, बट यहाँ पे अभी आप यही समझिए कि ये जो सेंट्रियोल है ये डिवाइड होगी, और सेंट्रोसोम जो होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हिस्टोन प्रोटीन, ओके। और सेंट्रोसोम यू नो वेरी वेल कि ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। सेंट्रोसोम जो होते हैं केवल एनिमल सेल्स में ही पाए जाते हैं, नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ओके। याद रखिएगा इस चीज को। सो ये सेंट्रोमियर का डुप्लीकेशन होगा, दैट्स व्हाई हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एस फेज। नाउ इट्स अ टर्न ऑफ G2। नाउ स्टूडेंट, अब हम देखते हैं जो इंटरफेज की जो लास्ट स्टेज है, दैट इज G2 फेज, ओके। G2 फेज हमारा सेल G1 से टर्न होते हुए पहले S में आया, और S के बाद अब ये पहुंच गया है कहाँ पे, G2 के अंदर में पहुंच गया है। G2 के अंदर में कौन कौन सी चीजें उसको रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन सी चीजों को वो फिल करेगा। सबसे पहले देखते हैं G2 फेज। इट्स ऑल्सो नोन एज गैप 2, ठीक है। गैप 2, हमने इसको गैप 1 बोला था, तो इसको हम बोल सकते हैं गैप 2 फेज। एंड और क्या बोल सकते हैं, हमने इसको बोला था प्री सिंथेसिस फेज, तो दिस इज द पोस्ट सिंथेसिस फेज, ठीक है। पोस्ट सिंथेसिस फेज, ठीक है, इसको हम पोस्ट सिंथेसिस फेज भी बोलेंगे। एंड सेल कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, हम लिख सकते हैं सेल विल कंटिन्यूअसली ग्रो, ठीक है। ग्रोथ, सेल की ग्रोथ इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। आपको मालूम है कि ग्रोथ करना किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। वो अगर सेल इस दुनिया में आई है तो वो ग्रोथ करेगी ही करेगी, अपने आप को डेवलप करेगी ही करेगी, ओके। सो यहाँ पे ये ग्रो हो गई है। कुछ प्रोटीन्स जो है, कुछ न्यू प्रोटीन्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। वो क्यों होगा वो भी मैं बताती हूँ। तो सब न्यू प्रोटीन्स and RNA are will form, okay। कुछ न्यू प्रोटीन्स और RNA फॉर्म होंगे, प्लस G2 फेज के अंदर में
जो सेल होगी उसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। तो स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए भी कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? जब हम मेटाफेज पढ़ेंगे सेल डिवीजन की माइटोसिस फेज में, जब हम मेटाफेज पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जितने भी सेल्स होते हैं वो एक इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर बनता है। तो वो जब हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो वहां पे उस चीज को क्लियर करेंगे। बट यहाँ पे सेल अब माइटोसिस फेज में जा रही है, दैट्स वाई स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन के लिए कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी उसको, ठीक है। तो सम प्रोटीन्स आर फॉर्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे फॉर्म होंगे स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज दैट हम क्या लिख सकते हैं कि सेल अब एंटर कर जाएगी, या आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, दिस इज द फेज ऑफ प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। माइटोसिस की ये फेज है, सेल कंटिन्यूअसली इसमें ग्रो कर चुकी है, सेकेंड पीरियड ऑफ ग्रोथ है एंड यहाँ पे कुछ स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा एंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होंगे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आल्सो डिप्लिकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है आप मेंशन कर सकते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आल्सो डिप्लिकेट, ठीक है, उनका भी डिप्लीकेशन होगा, ठीक है। मतलब कि कुछ सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट उनका भी डिप्लीकेशन होगा। तो दीज आर 3 phases which has to be completed now. So now student we will talking about the second phase, that is the last phase. Okay, जो आपकी last phase है that is M phase. M phase को हम क्या बोलते हैं? Mitosis phase. Mitosis phase, it is a active dividing phase. ओके, इसको हम एक्टिव डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं। और इस फेज के अंदर में क्या होगा? 2 तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ओके, कैरियोकाइनेसिस में हम देख रहे हैं कि 4 स्टेजेस हैं, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके, और इन 4 फेजेस से जब ये 2M जो है अब ये यहाँ पर नाउ इस फेज के अंदर में आ चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है ये पूरी तरह से सिंगल सेल M फेज के अंदर में मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। और ये जब इन 4 फेजेस से कंप्लीट हो जाएगी देन सेल विल बी एंटर इनटू साइटोकाइनेसिस। अब ये यहाँ पे साइटोकाइनेसिस में आएगी और यहाँ पर ये सिंगल सेल से 2 डॉटर न्यूक्लियाई में फॉर्म हो जाएगी। ओके, आप देखिए कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस से ये चारों प्रोसेस ही कंप्लीट करके गुजरी और जैसे ये साइटोकाइनेसिस में आई तो सेल विल बी डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। ओके, इस तरह से ये पूरा डिवीजन जो होगा कंप्लीट होगा। साइटोकाइनेसिस के अंदर सेल जो होगी वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर में टूट जाएगी। क्रोमोसोम नंबर विल बी ऑलवेज सेम होंगे, यहाँ पर बिल्कुल मदर सेल की तरह ही 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल। नाउ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आर देयर इंक्लूडेड कि इस पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है स्टूडेंट, दैट इज 24 आवर। एक सेल, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल डिवीजन होती है उसको कंप्लीट होने के लिए 24 आवर का टाइम लगता है। और अगर हम उनको इस फेजेस के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो हमारी जो जीवन फेज होगी वो एस्टिमेटेड यहाँ से लेके यहाँ तक हमने बोला कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज है तो वो 10 आवर का टाइम लेगी। ओके, 10 आवर का टाइम। नाउ जो हमारी सिंथेसिस फेज है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो नॉर्मली 9 आवर का टाइम लेगी। ओके, नाउ जो
सेकेंड ग्रोइंग पीरियड होगा, इसका ग्रोथ पीरियड सेकेंड होगा, उसमें 4 आवर का टाइम लगेगा। नाउ आप काउंट करिए, दिस इज टोटल कितने हो गए, 23 आवर। नाउ ओनली 1 आवर विल रिमेनिंग, और सिर्फ जो आपका एम है, एम फेज है, मीन्स डिवीजन फेज है, वो केवल 1 आवर का टाइम कंज्यूम करेगा। मीन्स यू कैन से द टोटल टाइम कंज्यूमिंग ऑफ इंटरफेज इज 95%। 95% केवल इंटरफेज ले लेगा। Okay, that's why it is the longest phase of cell cycle, and only 5% time consuming the dividing phase और division phase. डिवीजन में केवल आपको 5% का ही टाइम लगेगा, और डिवीजन करने में बहुत ही कम समय लग रहा है, बट प्रिपरेशन में काफी टाइम लगता है। ओके, सो ये एक टाइम कंज्यूमिंग का यहाँ पे रेशियो है जो नॉर्मली आपसे पूछा जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि ये तो था कि जब सेल डिवाइड होती है तो सेल साइकिल कैसे चलती है। कुछ सेल्स होती हैं जो डिवाइड नहीं होती हैं, दैट इज हार्ट सेल्स। ठीक है, हार्ट सेल्स जो होती है वो डिवाइड नहीं होती है। तो जब डिवाइड नहीं होगी तो वो क्या करेगी स्टूडेंट, आपको मालूम है, वो कहाँ चली जाएगी, वो G0 फेज के अंदर चली जाएगी। G1 फेज से पहले आप सपोज कर लीजिए, G1 फेज से पहले यहाँ पे कहीं G0 फेज है। ठीक है, ये आपका हो गया G0 फेज, G0 फेज में लिख रही हूँ। तो G0 फेज के अंदर में सेल जो होगी वो अगर चली जाएगी तो क्या होगी, वो डिवाइड नहीं करेगी। तो कुछ सेल्स होती हैं जैसे कि हार्ट सेल्स do not divide। हार्ट सेल जो होती है डिवाइड नहीं होती है, सो इट विल बी कम आउट फ्रॉम G1 फेज। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि G1 फेज के अंदर अगर सेल एंटर करती है तो उसका डिवाइड होना बिल्कुल पॉसिबल है, वो डिवाइड होकर ही रहेगी। सो जो सेल्स डिवाइड नहीं होंगी लाइक हार्ट सेल्स, ये क्या करेंगी, G0 फेज में चली जाएंगी, और इसको हम क्विसेंट फेज भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्विसेंट फेज। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्विसेंट फेज। तो G0 फेज के अंदर वो सेल्स एंटर करेंगी जो डिवाइड नहीं होंगी। मीन्स यू कैन से सेल विल बी अरेस्टेड फ्रॉम G1 फेज। G1 फेज से पहले ही उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा ताकि वो एंटर ही ना करे G1 फेज में, और उनका डिवीजन जो होगा वो नहीं हो पाएगा। ओके, बट ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगी, रेस्टिंग फेज में रहेंगी, वो डिवाइड नहीं करेंगी। सो ऑब्वियसली वो रेस्टिंग फेज में रहेंगी बट मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगी। ठीक है, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट सेल साइकिल। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करूं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है टॉपिक में, देन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको अपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है देन यू कैन ऑल्सो कमेंट टू मी। मैं डेफिनेटली उन टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड करूंगी। ओके, सो तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।